जय हिंद, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम समुद्रगुप्त को जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। ये जो समुद्रगुप्त है, इसके बारे में कल के वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताए थे। जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं, उनको जाकर के देख लीजिए ताकि आज बेहतर समझ में आ सके। तो देखिए, इसको समझने से पहले हम भारत का एक मैप बनाते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। आप सभी भी बनाइएगा। देखिए यहाँ जो है एक विंध्य पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्य। विंध्य। ये जो विंध्य के ऊपर है उसे आर्यवत कहा जाता है। आर्यावत। और इसको दक्षिण पथ कहा जाता है। दक्षिणापथ। दक्षिणापथ। तो देखिए इस ये जो समुद्रगुप्त है, इसका उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के प्रति क्या नीति रहे हैं। ये जो समुद्रगुप्त है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में आक्रमण करते हैं। तो पहले इस लाइन को लिखते हैं। समुद्रगुप्त उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत पर आक्रमण किए। ये जो उत्तरी भारत है, इसे क्या कहा गया है? आर्यवर्त। और ये जो दक्षिण भारत है, इसे क्या कहा गया है? दक्षिणापथ। आर्यावर्त के आर्यावर्त लिखिएगा। आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित करते हैं और ये जो दक्षिणापथ है, इधर के 12 राजाओं को पराजित किए। ये जो 9 राजा को पराजित किया, इसे पराजित कर अपने में मिला लिए। इसके प्रति प्रसभोदरन की नीति अपनाए। प्रसभोदरन की नीति। और दक्षिण पथ जो है, यहाँ पर ग्रहण मोक्षानुग्रह। प्रसभोदरन का मतलब क्या हुआ? उत्तर भारत को जीत कर अपने में मिला लिया, इसे वापस नहीं किया। ग्रहण मोक्षानुग्रह अर्थात इसका मतलब हो गया दक्षिण भारत को जीता लेकिन इसे वापस कर दिए टैक्स के बदले। तो इस लाइन को यहाँ पर लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? उत्तरी भारत पर आक्रमण कर उत्तरी भारत के राजाओं को पराजित कर अपने में मिला लिया। और ये जो दक्षिणापथ दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित कर अपने में नहीं
मिलाए, बल्कि उसे वार्षिक कर तथा उपहार के बदले छोड़ दिए। और यदि देखें सीमावर्ती राज्यों के प्रति भी कौन सा नीति अपनाया, तो उसे वार्षिक कर के बदले उसे भी छोड़ देता है। तो उनको बाद में देखेंगे, पहले देखिए इन दोनों को समझते हैं। ये जो समुद्रगुप्त है, उत्तरी भारत आर्यावर्त और दक्षिण भारत दक्षिणापथ पर आक्रमण करते हैं। ये जो उत्तरी भारत है इसे आर्यावर्त और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा गया है। उत्तरी भारत के आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया। कितने राजा? तो 9 राजाओं को पराजित किए और इसके साथ प्रशभोदरन की नीति अपनाए, अर्थात उत्तर भारत के राजाओं को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। अपने में मिला लिया या अपने राज्य लिख लीजिएगा, अपने राज्य में मिला लिए। और ये जो दक्षिण भारत है इधर के 12 राजाओं को पराजित करता है, इसके साथ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाए, अर्थात दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित कर अपने में नहीं मिलाया, बल्कि उसे वार्षिक कर तथा उपहार के बदले छोड़ दिया है। दक्षिण भारत ये जो है कि गुप्त कहाँ थे? यहाँ पर थे गुप्त, मान लेते यहाँ पर है। ये दक्षिण भारत दूर होने के कारण यहाँ पर इससे शासन नहीं संभलता, तो क्या क्या इसे जीता जरूर, लेकिन इसे वार्षिक कर तथा उपहार के बदले छोड़ दिया। इसे कहा आप वार्षिक हमें कर दीजिएगा और उपहार दीजिएगा, इसके बदले इसे स्वतंत्र छोड़ दिया। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए अब सीमावर्ती राज्यों के प्रति इसका कैसा संबंध रहा है। सीमावर्ती राजाओं को पराजित कर उसके साथ सर्वकर दानाज्ञाकरण दानाज्ञाकरण और परिणामागमन की नीति अपनाए। अर्थात इससे अर्थात सीमावर्ती राजाओं ने वार्षिक कर प्लस दरबार में उपस्थित होंगे।
तो हम क्या देखें, उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के 9 राज्यों, 9 राजाओं को, साउथ इंडिया के 12। ये जो 9 है, इसमें 2 राउंड में इसे जीतता है। कैसे, तो देखिए, पहले चरण में जो है कि फर्स्ट राउंड में 4 को जीतता है, और दूसरे राउंड में, फर्स्ट लिखिएगा, और सेकेंड राउंड में 5, टोटल कितने हो गए, 9। 9 राजाओं को पराजित करता है इस प्रकार। तो देखिए हम क्या देखे, सीमावर्ती राज्यों को पराजित, राजाओं को तो पराजित करे किए, लेकिन उसके साथ सर्व कर कर देंगे, सभी प्रकार के दानाज्ञाकरण, दान देंगे, और प्रणामागमन, राजा को क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। इस आधार पर इसे छोड़ा। सीमावर्ती राजाओं से ने क्या करते थे, वार्षिक कर देते थे, इसे जो छोड़ा वार्षिक कर देते थे, और दरबार में उपस्थित होते थे। मान लेते हैं राजा के दरबार में यदि कोई फंक्शन हो, तो ये जो सीमावर्ती राजा हैं उसके यहाँ जाकर के उपस्थित होते थे। तो क्या देखे, नॉर्थ इंडिया के 9 राजाओं को और साउथ इंडिया के 12 राजाओं को। नॉर्थ इंडिया में 2 चरण में, फर्स्ट चरण में 4 को जीता, सेकेंड चरण में 5 को, टोटल 9। इसे क्या क्या अपने में मिला लिया, लेकिन इसे क्या क्या अपने में नहीं मिलाया, बल्कि इसे कर, वार्षिक कर के बदले छोड़ दिए। तो इनके और यदि नीति देखें, ये जो समुद्रगुप्त है, चलिए उस नीति को अगले चैप्टर में देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। यदि समुद्रगुप्त के नीति देखें, तो इनके 3 नीति हैं। 3 नीति, ये 3 नीति काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 3 नीति कौन सा है। पहले तो देखिए पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण, अर्थात इसे बोल सकते हैं सीधा नियंत्रण, सीधा नियंत्रण। और सीधा नियंत्रण नहीं, पूर्ण नियंत्रण नहीं, सीधा नियंत्रण नहीं। और एक नीति इसका फेमस है, विवाह नीति, विवाह नीति। ये जो है कि समुद्रगुप्त ने इन 3 नीतियों से जो है कि अपने शासन को चलाए। ये जो नीति है, इसी नीति का अनुसरण जो है कि मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी भी करते हैं। एक के अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस नीति को अपनाया। ये जो समुद्रगुप्त है, इसे वीणा बजाना आता था, इसलिए इसे राजकवि कहा गया है। इसे वीणा वादन आता था, इसलिए इन्होंने उपाधि कविराज का लिया, कविराज। इन्होंने एक बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया, बौद्ध भिक्षु। वसुबंधु, वसुबंधु को
संरक्षण दिए। तो देखिए क्या देखे हम, ये जो समुद्रगुप्त है इन्होंने 3 नीति अपनाए अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए। कौन सा नीति अपनाया? 3। तो देखिए, पूर्ण नियंत्रण या सीधा नियंत्रण, ये कहाँ पे करते हैं? तो उत्तर भारत में। और सीधा नियंत्रण नहीं, बल्कि इसके बदले केवल टैक्स। ये कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में। और विवाह नीति, कौन सा नीति अपनाया? पूर्ण नियंत्रण, सीधा नियंत्रण नहीं, और विवाह नीति। ये 3 नीति को अपनाए अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए। मध्यकालीन भारत में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस नीति को अपनाया है। ये जो है, इसे वीणा वादन आता था, वीणा बजाते हुए इसको सिक्कों पर दिखाया गया। इनके जो सिक्के हैं, सिक्कों पर क्या दिखाया गया है? वीणा वादन करते हुए, वीणा वादन। इसे वीणा वादन आता था, इसलिए इन्होंने एक उपाधि लिया है राजकवि का। कौन सा उपाधि लिया है? राजकवि। इन्होंने जो है कि बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिए। कौन सा बौद्ध भिक्षु? तो वसुबंधु को इन्होंने क्या किया है? संरक्षण दिए थे अपने राज्य दरबार में। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और यदि आप सभी देश से प्यार करते हैं तो एक लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।